तो सबसे पहले अगर हम पेपर वन का सिलेबस एक बार देखें सोशियो का, ठीक है, तो सोशियो का ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर किसी ने कभी सोशियो नहीं पढ़ा है तो आई डोंट थिंक दिस विल हेल्प यू। आपको ऐसे ही थोड़ा आइडिया लेना है तो देख सकते हो। दिस इज ओनली फॉर हु हैव स्टडीड सोशियो कम्प्रिहेंसिवली एंड जस्ट वांट टू रिवाइज, ठीक है। ओके, तो पहला जो हमारा यूनिट है, इस वीडियो में आई विल ओनली कवर यूनिट वन, ठीक है, इसमें बस यूनिट वन ही दिया हुआ है। तो यूनिट वन में क्या है कि सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन है, ठीक है, पेज 1 to 10, इसमें एक्चुअली इंटू 2 हो जाएगा कि मैंने एक ही साइड का पेजेस लिखा, ठीक है। तो 20 पेजेस में हमारा ये कवर हो जाएगा, और आप देखोगे हैंड रिटन नोट्स है तो काफ़ी छोटा छोटा है, और मतलब ज़्यादा कंटेंट मैंने नहीं रखा है। आई हैव ऑल्सो द सोर्सेज आई हैव यूज फॉर दिस नोट्स आर लाइक फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ठीक है, जो भी पॉपुलर सोर्सेज है मार्केट में मैंने सब कुछ यूज़ किया है उसके लिए। ओके, तो पहला जो हमारा है मॉडर्निटी, सोशल चेंजेस इन यूरोप एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट, कंपैरिजन विद अदर सोशल साइंसेस, सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस, यही कुछ टॉपिक्स हमें करना है। एंड इससे फेयरली गुड अमाउंट ऑफ पीवाईक्यूज है एंड रिपीट भी होते हैं क्वेश्चंस, एंड मोर और लेस थोड़ा सा ट्विस्ट करके वही चीज पूछते हैं जिसमें कंटेंट वही लिखना होता है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट करके लिखना होता है, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे जो इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी है, तो यहाँ पे एक्चुअली जो सोशियोलॉजी इमर्ज हुआ हर जगह पे डिफरेंट रीजन से हुआ, ठीक है। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि जो हम लोग जो ब्रॉडली पढ़ते हैं ना वो यूरोप का इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, बट दैट डजंट मीन कि पूरा दुनिया में यूरोप वाला ही रीजन से हुआ है या फिर एक ही साथ हुआ है। देयर आर डिफरेंट रीजंस इन्वॉल्व इन दिस, ठीक है। ओके, तो इसके बाद बाकी की यूनिट्स हम बाद में देखेंगे जब वो कवर करेंगे, अभी हम फिलहाल इस यूनिट का बात कर रहे हैं, ठीक है। इस यूनिट में अगर हम लोग सबसे पहले बात करें कि जो सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन है, ठीक है, इसमें जो सोशल चेंजेस इन यूरोप का हम बात करेंगे, मॉडर्निटी का बात करेंगे, इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी का बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था कि यूरोप में ऑल्सो सोशियोलॉजी में ना बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ें होगी, तो उस कंट्रोवर्शियल चीज़ों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, जस्ट फॉर डिस्क्लेमर, बिकॉज दीज आर नॉट माई ओपिनियंस, दीज आर स्कॉलर्स ओपिनियन, हम तो यहाँ पे बस पढ़ रहे हैं, ठीक है, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पजेज। तो उस टाइम पे डार्क एज बोला जाता था, जब जो यूरोप था वो रिलीजियस वर्ल्ड था, ठीक है, उस टाइम पे हम डार्क एज बोलते हैं कि उस टाइम पे सब कुछ चर्च के द्वारा गवर्न होता था, ठीक है। तो अगर हम ऐसे करके रिवाइज कर लेंगे ना कि ब्रॉडली हम समझ लेंगे चीज़ों को, तो हमें सेंटेंस फॉर्म करना तो आता ही है। अगर किसी को लगता है कि हमें सेंटेंस फॉर्म करके उसको याद करके एग्जाम हॉल में जाएंगे, आई डोंट थिंक दैट्स पॉसिबल इन एग्जाम्स लाइक दिस। आपको वो सब चीज़ें वहीं पे करनी होगी, आपको बस ब्रॉडली चीज़ें पता होनी चाहिए। तो डार्क एज जो था उसमें रिलीजियस वर्ल्ड था, ठीक है। इसके बाद हुआ रेनेसॉ, ठीक है। रेनेसॉ का मतलब क्या है? रेनेसॉ का मतलब कुछ नहीं है कि एक फिलोसॉफिकल मूवमेंट को हम रेनेसॉ बोलते हैं, विच इन्वॉल्व ह्यूमनिज्म इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ह्यूमनिज्म इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो पहले क्या होता था, पहले जो पेंटिंग, लिटरेचर, ड्रामा, म्यूजिक जो भी था, ठीक है, ये सब कुछ रिलीजियन के अराउंड रिवॉल्व करता था डार्क एज में, ठीक है। वही चीज जब ह्यूमनिज्म के अराउंड रिवॉल्व करने लगा तो उसको हम रेनेसॉ बोलने लगे, ठीक है। उसके बाद रेनेसॉ के बाद हुआ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन से हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और रेनेसॉ के एक साइड में हुआ एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट से हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और इन्हीं सबको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल फोर्सेस, और इसी को हम मॉडर्निटी भी बोलते हैं। और फिर मॉडर्निटी के बाद काउंटर एनलाइटनमेंट का भी हम टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें कंजर्वेटिव्स और रेडिकल ने इनको क्रिटिसाइज किया एनलाइटनमेंट को, मतलब हम डार्क एज को क्वेश्चन करके एनलाइटनमेंट बनाए, और फिर एनलाइटनमेंट को क्वेश्चन करके काउंटर एनलाइटनमेंट बन गया, और ऐसे ही सोशियोलॉजी का इमर्ज हुआ। अगर आप लोग को पता ही होगा कि सोशियोलॉजी इज नॉट समथिंग जो कुछ ऑर्डर करता है कि सोसाइटी कैसे वर्क करनी चाहिए, मतलब some branches of sociology do that, but broadly sociology is about studying the factors involved in the phenomenon that's happening in the world, ठीक है। तो हम बस स्टडी करते हैं चीज़ों को, हम सही गलत कैसे चेंज होगा, क्या सही है क्या गलत है, इन सब चीज़ों में सोशियोलॉजिस्ट, मोस्ट ऑफ द सोशियोलॉजिस्ट नहीं इन्वॉल्व होते हैं, एक्सेप्ट द वंस लाइक क्रिटिकल सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो थोड़े चेंज ओरिएंटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिटिकल सोशियोलॉजिस्ट में मार्क्सिज्म आता है और फेमिनिज्म आता है, ये दो ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी जो है यही बस चेंज का डिमांड करते हैं, करेक्ट। ओके, सो हम रेनेसॉ का बात कर लिए, डार्क एज का भी बात कर लिए। उसके बाद जो साइंटिफिक, मैंने बोला कि रेनेसॉ से दो चीज़ हुआ, एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है, और साइंटिफिक रिवॉल्यूशन से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, और एनलाइटनमेंट से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। अभी हमने ऊपर में बात किया था, हम साथ साथ में रिकॉल भी करते चलेंगे। तो इसके बाद साइंटिफिक रिवॉल्यूशन जो हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं कि इट इज़ अ टाइम पीरियड कैरेक्टराइज बाई एडवेंट ऑफ लॉजिक, रैशनैलिटी, एक्सपेरिमेंट। ये सब कीवर्ड्स हमें याद रखना है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, तो वहीं से ये एडवेंट वर्ड उठा लो, ठीक है। लेट्स ट्राई टू मेक आवर आंसर लुक ब्यूटीफुल विदाउट यूजिंग वेरी फैंसी वर्ड्स, ठीक है।
तो साइंटिफिक, व्हाट इज साइंटिफिक रिवॉल्यूशन? इट्स अ टाइम पीरियड कैरेक्टराइज्ड बाय एडवेंट ऑफ लॉजिक, रैशनैलिटी, एक्सपेरिमेंट टू एक्सप्लेन फंक्शनिंग ऑफ यूनिवर्स। तो पहले क्या होता था कि मान लो कि थंडरस्टॉर्म हो रहा है, ठीक है, थंडरस्टॉर्म हो रहा है, तो हम इसको रिलीजियन से जोड़ देते थे कि जो गॉड है वो हमसे एंग्री है, इसीलिए थंडरस्टॉर्म हो रहा है, तो हम उसका उनका पूजा करेंगे तो वो रुक जाएगा। बट फिर जब साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुआ तो हर चीज में लॉजिक, रैशनैलिटी और एक्सपेरिमेंट घुस गया, और उसको फंक्शनिंग ऑफ यूनिवर्स को फिर हम उस लेंस से देखने लगे। दैट इज बेसिकली साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। अब आप इसको खुद के लैंग्वेज में वहां पे लिख सकते हो अगर आपको ब्रॉडली चीजें पता हो। उसके बाद अगर अगर हमें कुछ साइंटिस्ट का नाम देना है कि कॉपरनिकस थे, उन्होंने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दिया, फिर केपलर था, उन्होंने इलिप्टिकल ऑर्बिट का बात किया, और फिर जो गैलीलियो गैलीली थे उन्होंने इन दोनों का बेसिकली प्रूफ दिया, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि क्योंकि यूपीएससी शायद ही ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। ऐसा यूपीएससी आजकल नहीं करता है। वो काफी एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पूछता है, जिसमें आपको 50% ऑफ द क्वेश्चन में ही इसके बारे में लिखना होगा, जिसके लिए इतना कंटेंट इनफ है, ठीक है। थोड़ा आप इसको और एलाबोरेट करके लिख सकते हो, और बाकी 50% में कुछ एप्लीकेशन रिलेटेड ही कुछ पूछेगा, तो वो हम उस चीज पे कर देंगे, ठीक है। Okay, let's move to enlightenment. Enlightenment is basically intellectual movement involved advent of logic, rationality, experiment. अगर आपने नोटिस किया होगा, मैंने वही चीज घुसा दिया इसमें भी, advent of logic, rationality, experiment। इसमें भी हम वही चीज घुसा दी, advent of logic, rationality, experiment। बस इस पे वहां पे फंक्शनिंग ऑफ यूनिवर्स था, यहाँ पे हम फंक्शनिंग ऑफ गवर्नेंस और इकोनॉमी डाल दिया, ठीक है। जस्ट टू रिड्यूस आवर कंटेंट मेमोराइजेशन, ठीक है। हमें बहुत कम चीजें याद रख के बहुत ज्यादा चीजें लिखनी है, ठीक है। उसके बाद वॉल्टेयर का यहाँ पे हम एग्जांपल दे सकते हैं, उन्होंने फ्री स्पीच का बात किया। हॉब्स एंड लॉक ने नेचुरल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, जैसे लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। आपको पता होगा कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फैटर्निटी का जो हम कंसेप्ट पढ़ते हैं पॉलिटी में, वो फ्रांस से आया था। तो यही फ्रेंच रिवॉल्यूशन से वो चीजें आई थी एनलाइटनमेंट के बाद। उसके बाद मैरी वोल्स्टोन क्राफ्ट का जेंडर इक्वालिटी का जो बात था, कि जेंडर मतलब सारे जेंडर्स को प्रॉपर्टी, एजुकेशन और पॉलिटिकल में इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए। फिर रूसो जो थे उन्होंने जनरल विल का बात किया, और फिर जैसे कि हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं एडम स्मिथ के बारे में, फ्री मार्केट, इनविजिबल हैंड, ये सब इकोनॉमी में अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको इनविजिबल हैंड का कंसेप्ट पता होगा। फिर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स, डिवीजन ऑफ लेबर, ये सब चीजें आ जाती है, करेक्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो है हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है कि इट इज एन एरा विच इन्वॉल्व वार्स, सॉरी वार्स बोल रहा हूँ, मास प्रोडक्शन, फैक्ट्री सिस्टम, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है? मास प्रोडक्शन तो आपको समझ में ही आ रहा है कि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। फैक्ट्री सिस्टम भी आपको पता चल रहा है कि मतलब जो चीजें पहले हाथ से होती थी वो फैक्ट्री से हो रही है। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या होता है कि मान लो आपने मैकडी रेस्टोरेंट में गए आप, ये मान लो आप कोलकाता में गए, या फिर आप दिल्ली में गए, या फिर आप चेन्नई में गए, ठीक है, या फिर आप राजस्थान में गए, आपको हर जगह पे सेम ही ऑलमोस्ट आपको फीलिंग आएगा एनवायरनमेंट का मैकडी के अंदर। तो इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इज नथिंग बट मास प्रोडक्शन, फैक्ट्री सिस्टम एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल्स और फीचर्स हैं जो कुछ हमारे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, वो है कि एफिशिएंसी काफी बढ़ जाती है चीजों की। स्टैंडर्डाइजेशन तो मैंने बताया, कंट्रोल ओवर आउटकम भी होता है हमारा, कि हम कितना आउटकम चाहते हैं, किस चीज का आउटकम चाहते हैं, किस चीज का मार्केट में डिमांड है, उसके बेसिस पे हम आउटकम चाहते हैं, उसके बेसिस से हम प्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर भी आ गया, कि वर्क और होम के बीच में एक सेपरेशन क्रिएट हुआ। फिर कंसेप्ट ऑफ टाइम बेस्ड प्रोडक्शन का भी आया। फिर ब्यूरोक्रेसी भी वन ऑफ द पार्ट ऑफ आवर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखें, तो मैंने अभी अभी बोला था लिबर्टी, इक्वालिटी और फैटर्निटी, जो हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है, ये चीज हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया था, फ्रांस से आया था, ठीक है। तो रिपब्लिक, इक्वल राइट्स, ये सब जो आया, वोटिंग राइट एक्सटेंडेड, इसका जो मोरल है कि रिलीजियन लूजिंग इट्स सिग्निफिकेंस इन गवर्नेंस। पहले जो चर्च के द्वारा गवर्न होता था, अब यहाँ पे एक सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट आ रहा है। और आपको ये भी पता होगा कि वेस्ट का सेक्युलरिज्म वर्सेस इंडिया का सेक्युलरिज्म में काफी डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद इंटेलेक्चुअल फोर्सेस, मैंने बताया कि वही सब इंटेलेक्चुअल फोर्सेस है, कि रेनेसॉ, उसके बाद एनलाइटनमेंट, उसके बाद आपका साइंटिफिक रिवॉल्यूशन से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, एनलाइटनमेंट से फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यही सबको हम इंटेलेक्चुअल फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। वही बात हो गया, ठीक है। इसके बाद एनी फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज, उसी को हम बोलेंगे। अगर कोई भी चीज जो न्यू आइडियाज को बर्थ दे रहा है, उसी को हम लोग इंटेलेक्चुअल फोर्सेस बोलेंगे, और इसी का आउटकम को मॉडर्निटी बोलेंगे, ठीक है। इसी का आउटकम को हम मॉडर्निटी बोलेंगे। आई थिंक दिस मच इज वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, अगर आप ब्रॉडली कंसेप्ट समझ जाओगे तो आप इजीली इसको एग्जाम में प्रोड्यूस कर पाओगे, ठीक है। ओके, इसके बाद जब जो मैं बोल रहा था कि डार्क एज को क्वेश्चन करके हमारा आया था क्या? एनलाइटनमेंट। और एनलाइटनमेंट को क्वेश्चन करके आया काउंटर एनलाइटनमेंट,
ठीक है। काउंटर एनलाइटनमेंट क्या है कि पीरियड विच इन्वॉल्व क्वेश्चनिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ एनलाइटनमेंट, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। मतलब जो चीजें हम चेंज लाए डार्क एज के बाद, उन्हीं को क्वेश्चन करके हम काउंटर एनलाइटनमेंट बोलते हैं उसको। ठीक है। उसके बाद काउंटर एनलाइटनमेंट स्कॉलर बिलीव दैट enlightenment, french revolution, industrial revolution have disturbed social order and caused lawlessness and anarchy। ठीक है। तो इनका ये मानना था कि क्योंकि रिलीजन का रोल काफी कम हो रहा है, तो लोगों के मन से डर चला जा रहा है। लोग कुछ भी कर रहे हैं, उनको पहले एक डर होता था कि गॉड गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है, पर अब वो डर लोगों के मन से खत्म होते जा रहा है। तो उसके वजह से सोशल ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, लॉलेसनेस क्रिएट हो रहा है और अनार्की आ रहा है। ठीक है। तो अगर आपको कुछ कंजर्वेटिव्स का नाम याद रखना है, लुई डी बर्नार्ड है, ये इनको तो एक्सट्रीम कंजर्वेटिव बोला जाता था। ये क्या बोल रहे थे? ही वॉज नॉट ओनली क्रिटिसाइजिंग द एनलाइटनमेंट, ही वॉज आस्किंग फॉर लाइक गोइंग बैक बिफोर द एरा ऑफ एनलाइटनमेंट। उनको फिर से डार्क एज में वापस जाना था। तो इनको हम एक्सट्रीम कंजर्वेटिव बोलते हैं। ठीक है गाइज, यहाँ पे कुछ सही गलत का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे बस हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जोसेफ दी मेस्ट्रे, उसके बाद डखाइम है, कॉम्ट है। आपको बहुत वो होगा जान के कि डखाइम एंड कॉम्ट वर आल्सो कंजर्वेटिव्स, जबकि इनको हम फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज। ठीक है। उसके बाद जो सोशल ऑर्डर बेसिकली क्या था कि स्टेट सिस्टम, पैट्रियार्की, मोनार्की, रिलीजियस वैल्यूज, ये सब ना खत्म होते जा रहा था। और फिर जो लॉलेसनेस आ रहा था वो था आपका राइन ऑफ टेरर बढ़ रहा था, मूवमेंट्स प्रोटेस्ट होने लगे थे, डिवोर्स रेट्स बढ़ रहा था, सुसाइड बढ़ रहे थे, क्राइम बढ़ रहे थे। तो इनको लग रहा था कि ये सब लॉलेसनेस है, मतलब इनको इनके अकॉर्डिंग पेट्रियार्की रहता तो सही रहता। ठीक है। तो वही बात है ना, किसके लिए क्या लॉलेसनेस है और किसके लिए क्या लॉ है, वो काफी सब्जेक्टिव चीज है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद सम काउंटर एनलाइटनमेंट स्कॉलर्स क्वेश्चन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आल्सो। ठीक है। जैसे कि मैंस पोटेंशियल गॉट डिस्टर्ब, एलियनेशन का कंसेप्ट देते हैं मार्क्स। मार्क्स बोलते हैं कि पहले क्या होता था, मान लो कोई इंसान एक रिस्ट वॉच बना रहा है, ठीक है, तो वो पहले स्ट्रैप बनाता था उसका, फिर उसका डायल बनाता था, फिर उसका बॉडी बनाता था। तो उसको एक ना एक उसको एक सेटिस्फेक्शन का फीलिंग होता था जब पूरा प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाता था। अब एक एलियनेशन का कंसेप्ट आता है कि रोज सुबह उठ के जो स्ट्रैप बनाने वाला है वो सिर्फ स्ट्रैप ही बनाएगा, तो उसको ये कोई सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, ये काफी मैकेनिकल हो गया वर्क। पहले ऐसा नहीं था, पहले एक एक उसके साथ एक इमोशन भी कनेक्ट होता था कि मैंने पूरा का पूरा एक वॉच बनाया। ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एलियनेशन। मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दिया, ये अगर आप इंग्लिश में बस लिख दोगे तो यू विल बी सॉर्टेड। उसके बाद मैन वर्क रिपीटेडली एंड मोनोटोनसली ऑन सेम टास्क, वही तो मैं बताया ना कि वो स्ट्रैप बनाता है रोज मोनोटोनसली सेम टास्क करता है, उसको एलियनेशन का कंसेप्ट आता है। ओवर क्राउडिंग तो होता ही है उससे। ठीक है। स्लम फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि अर्बन अर्बन एरिया में लोग मूव करने लगे फैक्ट्री में काम करने के लिए, तो इससे स्लम फॉर्मेशन होने लगा। और फिर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ का कंसेप्ट बताते हैं मार्क्स। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आने लगा कि जो जो हम प्रोलिटेरियत, बुर्जुआजी ये सब पढ़ते हैं कंसेप्ट, उसमें हम देखते हैं कि कैसे एक एक सेक्शन ऑफ जो हमारे पीपल है सोसाइटी में, उनका उनके पास काफी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होने लगा और एक एक सेक्शन को काफी सफरिंग्स मिलने लगा। ठीक है। तो इस दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वर्क वेल्थ। उसके बाद डिग्रेडेशन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू मार्क्स, अगर आप सिर्फ एक ही चीज करते हो तो उससे वर्क का डिग्रेडेशन होता है। ठीक है। अगर आप पूरा प्रोसेस में आप ही अकेले ही पूरा प्रोसेस फॉलो करते हो तो उससे वर्क अच्छा होता है अकॉर्डिंग टू मार्क्स। तो वो फिर कैपिटलिज्म को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, आप लोगों को पता ही होगा ये चीज। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो था ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है। ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी क्या है कि सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन डेवलप्ड टू स्टडी सोशल ऑर्डर, सोशल डिसऑर्डर और मॉडर्निटी। देखा हमने, हम सोशल ऑर्डर को भी पढ़ेंगे, हम सोशल डिसऑर्डर को भी पढ़ेंगे, हम मॉडर्निटी को भी पढ़ेंगे और हम सोशल इलनेस एसोसिएटेड विद इट भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम पॉजिटिव नेगेटिव हम नहीं सोचते, हम ये करते हैं कि जो भी चल रहा है सोसाइटी में हम उसको स्टडी करेंगे। इसी से ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी आया। ठीक है, कि क्या हो रहा है ये सबको स्टडी करने के लिए ही सोशियोलॉजी का इमरजेंस हुआ। ठीक है। और सोशियोलॉजी को हम प्रोडक्ट ऑफ एनलाइटनमेंट और काउंटर एनलाइटनमेंट दोनों बोलेंगे हम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनलाइटनमेंट की वजह से सोशियोलॉजी आया। ठीक है। दोनों चीज को स्टडी करेंगे सोशियोलॉजी में। ठीक है। अच्छा, ये सब तो कुछ मैं कहीं से नोट कर रहा था, वो नॉट वेरी रिलेवेंट। इसमें एक पीवाईक्यू अगर हम देखें कि कैसे ये पीवाईक्यू हम अप्रोच कर सकते हैं, कि इससे जो पीवाईक्यू आया था कि डिस्क्राइब हाउ एनलाइटनमेंट लीड टू एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी।
तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का ब्रॉड डिमांड क्या है। इस क्वेश्चन का ब्रॉड डिमांड है कि एनलाइटनमेंट क्या होता है और इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी में एनलाइटनमेंट का क्या रोल है। यही इस क्वेश्चन का ब्रॉड चीजें हैं, बाकी ये सब डिस्क्राइब, हाउ टू, ये सब हटा दो, बस इतना जानो कि इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी और एनलाइटनमेंट, यही तीन हमारा इसका की वर्ड्स है। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में कि एनलाइटनमेंट का डेफिनेशन लिख देंगे, वही जो मैंने ऊपर में बताया कि एनलाइटनमेंट इज नथिंग बट इंटेलेक्चुअल मूवमेंट इन्वॉल्व एडवेंट ऑफ लॉजिक, रैशनैलिटी, एक्सपेरिमेंट टू एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नेंस एंड इकोनॉमी। मैंने यही बताया कि ऐसे ही मैंने साइंटिफिक रिवॉल्यूशन में यही चीज तीन को, लॉजिक, रैशनैलिटी और एक्सपेरिमेंट को लेके बस फंक्शनिंग ऑफ यूनिवर्स बता दिया था। करेक्ट। तो हम आंसर राइटिंग में वही चीज करेंगे कि हम सबसे पहले जो मेन मास्टर कीवर्ड है इसका हम सबसे पहले डेफिनेशन डाल देंगे, ठीक है, डाल दिया मैंने डेफिनेशन। इसके बाद हम वही सब टॉपिक डालेंगे जो सब टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है कि हाउ एनलाइटनमेंट लीड टू इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, एनलाइटनमेंट लीड टू न्यू सोशल ऑर्डर। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं कि सोशियोलॉजी को लीड करने के पहले एनलाइटनमेंट ने एक नया सोशल ऑर्डर को लीड किया जिसमें मोनार्की वाज रिप्लेस्ड बाय डेमोक्रेसी, पैट्रियार्की वाज क्वेश्चन बाय फेमिनिज्म, स्टेट लॉस्ट द कंट्रोल ऑफ इकोनॉमी एंड द बर्थ ऑफ फ्री मार्केट एंड इकोनॉमी हैपेंड, इंडिविजुअलिज्म गार्नर्ड इंपॉर्टेंस। ये सब फैंसी वर्ड आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा, ठीक है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आपको ब्रॉडली कंसेप्ट पता है तो आप लिख सकते हो। फिर दिस लीड टू सोशल डिसऑर्डर, हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, कि पहले तो एनलाइटनमेंट लेड टू न्यू सोशल ऑर्डर एंड दिस लेड टू सोशल डिसऑर्डर ऑल्सो, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि सोशल ऑर्डर और डिसऑर्डर को पढ़ के ही तो हमारा सोशियोलॉजी का बर्थ होगा। तो हमने पहले देख लिया कि सोशल ऑर्डर क्या था, फिर हम देखेंगे डिसऑर्डर कैसे हुआ। तो डिसऑर्डर में भी हम वही चीजें लिखेंगे कि डेमोक्रेसी लीड टू मूवमेंट, प्रोटेस्ट, अनार्की, डिवोर्स रेट्स वर ऑन द राइज, क्राइम रेट्स वर ऑन द राइज ड्यू टू लूज रिलीजियस रेस्ट्रिक्शन। मैंने बताया कि रिलीजन से जो एक डर होता था वो डर खत्म हो गया लोगों का। तो फिर इसके बाद इन रिस्पॉन्स कंजर्वेटिव्स इमर्ज्ड, ठीक है, कंजर्वेटिव इमर्ज हुए, उसके जो हम काउंटर एनलाइटन स्कॉलर्स बोल रहे थे, स्कॉलर्स लाइक लुई डी बोनार्ड एंड जोसेफ डी मैस्त्री आर नोन एज एक्सट्रीम कंजर्वेटिव। मैंने बताया आपको कि इनके अकॉर्डिंग वापस लौट के डार्क एज में जाना था, ठीक है। एमिल डखाइम एंड ऑगस्ट कोम वर ऑल्सो फाउंड इन द लिस्ट ऑफ कंजर्वेटिव। आप ये चीज मेंशन कर सकते हो अगर आप थिंकर्स का नाम डालोगे और कुछ कुछ ब्रॉड की टर्म्स यूज करोगे तो आपको एग्जामिनर को अट्रैक्टिंग लगेगी वो चीज। फिर हम डालेंगे फाइनल हेडिंग अपना इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। इसमें हम लिखेंगे सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन डेवलप्ड टू स्टडी सोशल ऑर्डर, सोशल डिसऑर्डर और मॉडर्निटी एंड सोशल इलनेस। ये चार मेन कीवर्ड हमें लिखना है। सोशियोलॉजी इज अ प्रोडक्ट ऑफ एनलाइटनमेंट एंड काउंटर एनलाइटनमेंट बोथ। ये चीज, दोनों चीज मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना लगे कि सोशियो या तो एनलाइटनमेंट को फेवर कर रहा है या तो काउंटर एनलाइटनमेंट को फेवर कर रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। सोशियो का काम है बस सोसाइटी को पढ़ना, ठीक है। सोशियो का अगर डेफिनेशन भी आप देखोगे तो वही है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो दैट्स इट अबाउट द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एंड वो आंसर यहीं तक था, ठीक है। तो आई थिंक इट्स प्रीटी मच क्लियर। इसके बाद अगर हम यहाँ पे हम इन कंक्लूजन भी लिख सकते हैं एक लाइन कि दिस इज हाउ एनलाइटनमेंट लेड टू इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, वो हम लिख सकते हैं। मैं एक बार फिर से बोल दूं कि यहाँ पे हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम कंटेंट रिवाइज कर रहे हैं और एक फाइनल शॉर्ट नोट्स रेडी कर रहे हैं अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। ओके, इसके बाद मॉडर्निटी जो हमारा है उसमें हम एस एन आइसन्स डेट का एक नाम जानते हैं जो मल्टीपल मॉडर्निटी का कंसेप्ट बताता है, ठीक है। मल्टीपल मॉडर्निटी इज नथिंग बट कि जो यूरोप में मॉडर्निटी है वो जरूरी नहीं कि पूरे दुनिया में वही मॉडर्निटी चल रहा है, ठीक है। तो इंडियन मॉडर्निटी बाय योगेंद्र सिंह करके एक ऐसा आर्टिकल टाइप का है कि योगेंद्र सिंह जो थे उन्होंने इंडियन मॉडर्निटी के बारे में बताया कि कास्ट सिस्टम टू कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब ये ट्रेडिशन था और ये ट्रेडिशनल चीज था कास्ट सिस्टम, और उसी से एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि मॉडर्न मॉडर्न फिनोमेना है पर वो ट्रेडिशन पे बेस्ड है। तो इंडियन मॉडर्निटी इज नॉट a strict separation between traditional things and modern things. Indian modernity is basically a mix of both, ठीक है। how we interconnected them, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। फिर सेकुलरिज्म ऑन द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल डिस्टेंस, आपको पता होगा कि इंडिया में प्रिंसिपल डिस्टेंस का कंसेप्ट को फॉलो करते हैं कि स्टेट पूरा पूरी दूर भी नहीं रहेगा, स्टेट एकदम घुस के भी नहीं रहेगा, स्टेट विल ट्रीट इक्वली ऑल द रिलीजन्स। उसके बाद इंडियन सोशलिज्म का भी कंसेप्ट काफी डिफरेंट है बाकी जगह से। उसके बाद रशियन मॉडर्निटी एंड चाइनीज मॉडर्निटी, रशिया और चाइना में मोर और लेस सिमिलर हुआ था क्योंकि वहाँ पे सेम ही टाइप के गवर्नमेंट थे कि सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट फिलोसॉफी वहाँ पे चलता था, यूनी पार्टी सिस्टम चलता था। फिर रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स टू मेंटेन सोशल ऑर्डर, उनके अकॉर्डिंग ये था कि अगर हम राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तो मेंटेन सोशल ऑर्डर मेंटेन करने में इजी होगा, ये वहाँ का था। फिर हम साउथ ईस्ट एशियन मॉडर्निटी देखेंगे
गाइस हम ये इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम हमें ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि डिस्कस मॉडर्निटी इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट कीपिंग द वर्ल्ड व्यू इन माइंड, ऐसा टाइप का अगर कुछ क्वेश्चन मिल जाता है तो हम सिर्फ मॉडर्निटी इन यूरोप नहीं लिख सकते हैं ना, हमें हमें ऑल ओवर वर्ल्ड का मॉडर्निटी लिखना होगा। एंड आप इंडिया का अगर एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे यूरोप का मॉडर्निटी इज नॉट दैट रिलेवेंट, करेक्ट, आपको इंडिया का मॉडर्निटी के बारे में बात करना पड़ेगा। तो वी शुड बी वेल अवेयर ऑफ द मॉडर्निटी ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैंने इंट्रो में ही बताया था कि जो ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी है वो सिर्फ यूरोप का नहीं है, क्योंकि सिर्फ यूरोप में सोशियोलॉजी इमर्ज नहीं हुआ था, हर जगह पे हुआ था। यूरोप वाज द फर्स्ट वन मोस्ट प्रोबेबली। तो बाकी जगह पे कैसे हुआ उसका भी हम रीजन देखेंगे, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ अमेरिकन सोशियोलॉजी क्या था कि शिकागो स्कूल में ये चीज हुआ था, और जेंडर इक्वालिटी और एट वर्क प्लेस एंड पॉलिटिक्स ये सब रीजन था, रेसिज्म, ऑर्फनेज फॉर चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज, हंगर एंड मैल न्यूट्रिशन। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक चेंज के लिए, मतलब एक यहाँ पे एक बेटर लिविंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल के लिए जो रीजंस है उसकी वजह से ओरिजिन ऑफ अमेरिकन सोशियोलॉजी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये सब कुछ कुछ नाम है, डू बॉय, ठीक है, अफ्रो अमेरिकन सोशलिस्ट थे, जेन एडम्स थे, ये सब आप नाम थोड़ा बहुत आपको याद तो करना ही होगा थिंकर्स का। तो वहाँ पे जो अमेरिकन सोशियोलॉजी का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक था वो था सोशल रिफॉर्मिस्ट ओरिएंटेशन का, सोशल रिफॉर्मिस्ट ओरिएंटेशन का था, पब्लिक सोशियोलॉजी हम बोलते हैं इसको, ठीक है, पब्लिक सोशियोलॉजी, कॉइन्ड बाय माइकल बुरो, ठीक है। आपको ये चीज याद रखना है कि अमेरिकन सोशियोलॉजी को हम पब्लिक सोशियोलॉजी बोलते हैं, जो कि सोशल रिफॉर्मिस्ट ओरिएंटेशन का था, करेक्ट। नेक्स्ट जो हमारा सब टॉपिक है कि सोशियो वर्सेस अदर अदर डिसिप्लिन्स, ठीक है, अदर सब्जेक्ट्स बेसिकली। तो इसके बारे में मैंने लिखा नहीं है क्योंकि ये मोर और लेस सबको आता ही है कि सोशियो में क्या करते हैं और वर्सेस हिस्ट्री में क्या करते हैं। दिस वर्सेस थिंग इज वेरी इजी कि पॉलिटिकल साइंस क्या करता है, सोशियो क्या करता है, क्योंकि इसमें डिफरेंस लिखना है ना। दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू, उतना फिर लिखता तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है, या कहीं से भी मिल जाएगा आपको। बट इम्पॉर्टेंट इज की हाउ द वर्सेस चेंज टू रिलेटेड, ठीक है। मतलब पहले हम वर्सेस का बात करते थे, अब हम रिलेटेड का बात करते हैं। पहले सोशियो वर्सेस हिस्ट्री होता था, अब हम हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी का बात करते हैं, हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी का बात करते हैं। पहले सोशियो वर्सेस पॉलिटिकल साइंस होता था, अब हम पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का बात करते हैं। पहले सोशियो वर्सेस साइकोलॉजी होता था, अब हम सोशल साइकोलॉजी का बात करते हैं। दैट्स हाउ वी इंटर रिलेटेड दिस डिसिप्लिन, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें कि चेंजिंग इक्वेशन ऑफ सोशियो विद अदर डिसिप्लिन, ठीक है, अगर ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चन है, क्योंकि यूपीएससी अब वही घिसा पिटा सवाल नहीं पूछता है कि बताओ सोशियो और हिस्ट्री में क्या डिफरेंस है, सबको पता है वो चीज। वो अब ये पूछेगा कि बताओ सोशियो और हिस्ट्री रिलेटेड कैसे है, ठीक है। तो इसको हम इंटरडिसिप्लिनरिटी का कंसेप्ट समझते हैं, ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरिटी का कंसेप्ट है। तो हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी मैंने अभी बताया ना, हिस्ट्री वर्सेस सोशियोलॉजी से हम हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी पे आ गए। ये क्या बोलता है कि ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, एंजल्स होड टू न्यूक्लियर फैमिली। एंजल काफी इंपॉर्टेंट थिंकर है हमारे सोशियोलॉजी में, एंड ही इज अभी अभी एक बहुत पॉपुलर इंस्टीट्यूट में एसएफजी जो होता है आपको पता ही होगा, वहां पे एक क्वेश्चन भी आया था एंजल का। तो जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट है वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकता है। तो एंजल क्या बात करता है कि जो पहले जो जॉइंट फैमिली होता था, होड था बेसिकली, वो न्यूक्लियर फैमिली पे जो कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी वो चीज को स्टडी करेगा। फिर जनरलाइजेशन बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इवेंट्स, ठीक है। तो उसका भी एक थिंकर का नाम है कि बैरिंगटन मूर, ठीक है, ओरिजिन ऑफ डिक्टेटरशिप डेमोक्रेसी, ठीक है। फिर जनरलाइजेशन बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इवेंट्स, ये सब करेगा सोशियोलॉजी, हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी बेसिकली, कि जो सोशल मूवमेंट है, ठीक है, जैसे कि मान लो कोई एक हम अपना ही हिस्ट्री का ले लेते हैं ना, जैसे कि चौरी चौरा मूवमेंट। तो चौरी चौरा मूवमेंट के बारे में तो हिस्ट्री बताएगा कि क्या था चौरी चौरा मूवमेंट, पर मूवमेंट के पीछे के फैक्टर्स क्या थे वो हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी डील करेगा, ठीक है। उसके बाद मार्क्स क्लास स्ट्रगल का बात करते हैं कि मोटर ऑफ हिस्ट्री है। तो यहाँ पे एक आप बहुत पॉपुलर कोट यूज कर सकते हो, मुझे यहाँ ये कहीं से मिला था तो मैंने एक लिख लिया यहाँ पे कि सोशियोलॉजी विदाउट हिस्ट्री इज रूटलेस। अगर आप सोशियोलॉजी बिना हिस्ट्री का पढ़ोगे तो रूटलेस हो जाएगा, और हिस्ट्री आप बिना सोशियोलॉजी का पढ़ोगे तो फ्रूटलेस हो जाएगा। ऐसी चीजों से अगर आप अपना आंसर स्टार्ट करोगे तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है कि सोशियोलॉजी विदाउट हिस्ट्री इज रूटलेस एंड हिस्ट्री विदाउट सोशियोलॉजी इज फ्रूटलेस। आपको ऐसी चीजें मतलब बैठ के याद नहीं करनी है, चीजें याद हो जाती है ऐसे बार बार रिवाइज करके। फिर सोशियो वर्सेस पॉलिटिकल साइंस चेंज हो गया पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में, ठीक है। सोशल फैक्टर्स अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन सोसाइटी,
ठीक है, क्लास, कास्ट, रिलीजन, सेक्सुअलिटी, एज, जेंडर, ये सब चीजें फैक्टर्स आ जाती है। फिर हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी एंड डिफरेंट पॉलिटिकल रिजिम्स, ये सोशियोलॉजी, मतलब यहाँ पे जो ये पॉइंट्स है ये बेसिकली ये बता रहा है कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी क्या करेगा, ठीक है, उसका बेसिकली वर्क जॉब प्रोफाइल बता रहा है, ठीक है। फिर वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसीज का एक पीवाईक्यू भी है मोस्ट प्रोबेबली। फिर सोशियो वर्सेस साइकोलॉजी से हम सोशल साइकोलॉजी पे मूव कर गए। सोशल साइकोलॉजी का जॉब प्रोफाइल क्या होगा कि स्टडी ऑफ ग्रुप्स एंड हाउ ग्रुप्स इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल बिहेवियर। साइकोलॉजी में तो हम बस इंडिविजुअल बिहेवियर पढ़ते थे, सोशियोलॉजी में हम ग्रुप कब पढ़ते थे। अब जब हम सोशल साइकोलॉजी कर देंगे उस चीज को, तो हम फिर ग्रुप्स को भी पढ़ेंगे और हाउ ग्रुप्स इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल बिहेवियर इसको भी पढ़ेंगे। फिर स्टेटस और रोल पढ़ेंगे। स्टेटस क्या होता है कि पोजीशन विद ड्यूटीज एंड राइट्स, और रोल क्या है कि सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दैट पोजीशन। जैसे कि मान लो आपका स्टेटस है कि आप आईएएस ऑफिसर हो, तो आपका रोल क्या होगा कि हम जो चीजें आईएएस से एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद सोशियो वर्सेस एंथ्रो, ठीक है, सबको पता है कि सोशियो क्या करता है और एंथ्रो क्या करता है, बट सोशल एंथ्रोपोलॉजी क्या करता है वो हमारा इंपॉर्टेंट है कि मॉडर्नाइजेशन, विलेज, ट्राइब्स, ये सब देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि एसिमिलेशन ऑफ ट्राइब्स इनटू मेन स्ट्रीम कल्चर, ये कैसे हो रहा है, कैसे हम ट्राइब्स को उनका कल्चर को मतलब एग्जिस्ट करने दे रहे हैं, अलॉन्ग विद दैट दे आर ऑल्सो अडेप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो ये काम है सोशल एंथ्रोपोलॉजी का, ठीक है। फिर मल्टी डिसिप्लिनरिटी का भी कंसेप्ट आता है, जिसमें हम मल्टी डिसिप्लिनरिटी में बेसिकली डिसिप्लिनरिटी जो होता है, जैसे कि सोशियोलॉजी हुआ एक डिसिप्लिन, साइकोलॉजी हुआ, फिलोसॉफी हुआ, एंथ्रोपोलॉजी हुआ, इनको हम डिसिप्लिन बोलते हैं। और डिसिप्लिनरिटी में दो कंसेप्ट आते हैं, एक इंटर डिसिप्लिनरिटी, एक मल्टी डिसिप्लिनरिटी। इंटरडिसिप्लिनरिटी इज बेसिकली कंबाइनिंग टू डिसिप्लिन्स इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। आप देख रहे हो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी को हम सोशल साइकोलॉजी बना दे रहे हैं, तो इंटीग्रेट कर रहे हैं ना। और इसमें बस दो ही डिसिप्लिन को हम एट अ टाइम ले सकते हैं टू स्टडी ऑफ फिनोमेना। पर मल्टी डिसिप्लिनरी में हम क्या कर सकते हैं, कंबाइनिंग टू और मोर देन टू, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, ठीक है, सबको एक साथ लेके हम विदाउट नेसेसरीली इंटीग्रेटिंग, यही कीवर्ड है, इसमें हम इंटीग्रेट कर रहे थे सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी को, इंटीग्रेट करके हम सोशल साइकोलॉजी बना दे रहे थे, ठीक है। पर यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरिटी में हम ऐसा नहीं करेंगे, विदाउट नेसेसरीली इंटीग्रेटिंग देम टू स्टडी अ फिनोमेना, तो वही होगा ही, फिनोमेना को ही स्टडी करना सोशियोलॉजी का काम है, चाहे आप कैसे भी करो। और मल्टी डिसिप्लिनरिटी का अब आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखो, ठीक है। जैसे कि मान लो आपको मल्टी डिसिप्लिनरिटी का एक क्वेश्चन आ जाता है, तो आप वहाँ पे एग्जाम्पल जो दोगे सॉरी, आप वहां पे एग्जांपल दो क्लाइमेट चेंज का, ठीक है। क्लाइमेट चेंज को देखो कि वेरियस डिसिप्लिन्स, मल्टी डिसिप्लिन्स कैसे उसको स्टडी करता है। पॉलिटिकल साइंस क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड क्या स्टडी करेगा कि कन्वेंशंस, प्रोटोकॉल्स, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ये सब करेगा। इकोनॉमिक्स क्या करेगा, इकोनॉमिक्स करेगा कि लॉस्ट कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज करेगा, ठीक है, कि क्लाइमेट चेंज में कितना कॉस्ट लग रहा है हमारा, ठीक है। और फिर असाइन मॉनिटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी करेगा। फिर साइकोलॉजी क्या करेगा, कॉग्निटिव एस्पेक्ट स्टडी करेगा। इन्वायरमेंटल स्टडीज क्या करेगा, कॉजेज एंड इम्पैक्ट देखेगा क्लाइमेट चेंज। सोशियोलॉजी क्या करेगा, इन्वायरमेंटल रेसिज्म का कंसेप्ट निकालेगा। मटेरियल गोल्स में फास्ट फैशन इलेक्ट्रॉनिक्स देखेगा। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स देखेगा। तो आप देख रहे हो कि क्लाइमेट चेंज को अगर हम इंटरडिसिप्लिनरिटी से पढ़ते तो हम शायद पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी को पॉलिटिकल सोशियोलॉजी बना के पढ़ते, पर जब मल्टी डिसिप्लिनरिटी आता है तो हम सारे सब्जेक्ट, सारे डिसिप्लिन को यूज करते हैं टू स्टडी अ फिनोमेनन विदाउट नेसेसरीली इंटीग्रेटिंग देम, ठीक है। समझ गए आप ये चीज भी, ओके समझ गए आप, इन द सेंस कि मैं खुद समझ गया, ठीक है। अब क्योंकि मैं ही देखूंगा ये वीडियो तो मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। आई एम नॉट हियर टू एक्सप्लेन एनीवन, ठीक है। बस ये रिवीजन के लिए काफी हेल्प होगा ये चीज। और जो मैं और एक चीज, मैं पेन एंड पेपर में इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो टैबलेट पे जब हम लिखते हैं ना तो वो बहुत स्मूथ होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, पर पेन पेपर में एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है, तो उसका हैबिट होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम पेन पेपर में ना 1 साल पहले लिखा था, ऑलमोस्ट 1 ईयर पहले लिखा था ऑलमोस्ट, तो वो हैबिट मैंने छूटते जा रहा था। अभी मैंने पेन पेपर में लिखा तो मेरे हैंडराइटिंग उतने अच्छे नहीं हो रहे हैं, स्पीड उतना अच्छा नहीं हो रहा है, तो आई वांट टू गेट दैट बैक, ठीक है। ओके और फिर टैब में मैं इसको स्टोर भी कर रहा हूँ, तो वो कॉपी अगर कभी खो गया नोटबुक तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर लास्ट जो हमारा सब यूनिट है, यूनिट 1 का कॉमन सेंस एंड सोशियोलॉजी, ठीक है। कॉमन सेंस एंड सोशियोलॉजी में ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है, आपको ये बुक मतलब आपको ये पढ़ के लगेगा कि हम क्यों ही पढ़ रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है, पर वही है सोशियोलॉजी, ऐसा ही है। सोशियोलॉजी इज नॉट समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी, आपको बस थोड़ी बहुत मतलब इंटीग्रेसिस को समझना होगा, ठीक है। ओके तो कॉमन सेंस अगर हम देखें और सोशियोलॉजी को देखें, कॉमन सेंस क्या है, बॉडी ऑफ नॉलेज कंसर्न विद ओपिनियंस, जजमेंट्स, बायसेस, ओपिनियंस, जजमेंट्स, बायसेस, ये भी एक बॉडी ऑफ नॉलेज ही है। आप मान लो कहीं पे एक लोकेशन है कोलकाता, आप मान लो कोलकाता में बचपन से 20 साल स्पेंड कर देते हो,
तो आप जो इंसान बने दैट इज आउट ऑफ कॉमन सेंस, आपको वहां पे रह रहे के जो ओपिनियन जजमेंट्स और बायसेस आपके बने वही आपके कॉमन सेंस हो गए। पर सोशियोलॉजी क्या करता है, सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक बॉडी है ऑफ नॉलेज कंसर्न विद डेटा एंड एक्सपेरिमेंट। सोशियोलॉजी को ओपिनियन जजमेंट बायसेस से कोई मतलब नहीं है, उसको डेटा और एक्सपेरिमेंट से मतलब है। एग्जाम्पल अगर हम देखें कि कॉमन सेंस का एग्जाम्पल क्या है कि क्राइम्स कमिटेड बाय साइको, मोरली डेफिशिएंट और पुअर पीपल। अगर आपको कॉमन सेंस पूछा जाए कि क्राइम कौन करता है तो आप बोलोगे जो पागल होते हैं, या तो जिनका मोरल बहुत खराब होता है, या तो जो एकदम गरीब लोग है वो करते हैं। पर सोशियोलॉजी क्या करेगा, वो डेटा निकालेगा, वो निकालेगा डेटा और देखेगा कि डेटा ऑन क्राइम्स इज कलेक्टेड एंड फाइंडिंग्स आर पब्लिश, और वो देखेगा कि व्हाइट कॉलर क्राइम बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर क्राइम्स। व्हाइट कॉलर क्राइम क्या होता है, जैसे कि इनसाइडर ट्रेडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स इवेजन, ये सब का तो मतलब भी नहीं पता गरीबों को। आप समझ रहे हो, ये सब का तो मतलब भी नहीं पता गरीबों को। तो देख रहे हो कि आपको कॉमन सेंस से लग रहा था कि गरीब क्राइम करता है, बट यहाँ पे देख रहे हो अमीर भी क्राइम करता है। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ कॉमन सेंस एंड सोशियोलॉजी। आपको जो सोशल फेनोमेना लग रहा है कि अच्छा ये तो इस वजह से हो रहा है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ योर कॉमन सेंस, मे बी अगर आप सोशियोलॉजी के अकॉर्डिंग देखोगे, डेटा कलेक्ट करोगे और फिर उसका कंक्लूजन निकालोगे, तो यू विल फाइंड कि जो हमें लग रहा था वो एक्चुअली ट्रू नहीं है या फिर पार्शियली ट्रू है। ठीक है, पर कॉमन सेंस क्या करता है, कॉमन सेंस गिव्स अस अ हेड स्टार्ट कि जैसे कि मुझे लगा कि पुअर पीपल क्राइम करता है, तब ना आप पुअर पीपल का डेटा निकालोगे, पुअर और रिच का। तो कॉमन सेंस के बिना भी आप सोशियोलॉजी नहीं कर सकते, आपको कॉमन सेंस चाहिए कि अच्छा क्राइम हो रहा है तो शायद गरीब लोग करेंगे। अब सोशियोलॉजी का रोल आएगा, यहां तक आप कॉमन सेंस से पहुंच गए, अब सोशियोलॉजी का रोल आएगा कि आप पुअर पीपल और रिच पीपल का डेटा निकालोगे कि कौन ज्यादा क्राइम कर रहा है, किसका ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी का क्राइम हो रहा है। ठीक है, उसके बाद वोमेन वोमेन आर इमोशनल एंड मेन आर इमोशनलेस, ये बहुत पॉपुलर कॉमन सेंस है। ठीक है, बट सोशियोलॉजी क्या करेगा, सोशियोलॉजिस्ट विल स्टडी socialization pattern for men and women and conclude role of family religion and media, फैमिली रिलीजन और मीडिया कैसे मेन और वुमेन को डिफरेंट बनाता है इन शेपिंग जेंडर। समझ रहे हो आप, ये चीज आ जाता है। तो सोशियोलॉजी कॉमन सेंसिकल व्यू पॉइंट से स्टार्ट करके एक साइंटिफिक कंक्लूजन निकालता है, दैट इज द रोल ऑफ सोशियोलॉजी। सॉरी, तो हाँ यही बता रहा था मैं। इसके बाद अगर आपको और डिफरेंसेस चाहिए, जैसे कभी कभी पूछ लेता है यूपीएससी ये क्वेश्चन, पीवाईक्यू है ही ऑब्वियसली, कि कॉमन सेंस नॉलेज इज लोकल एंड टेम्परल। मान लो आप दिल्ली में 10 साल रहे, ठीक है, तो आपका एक कॉमन सेंस डेवलप हो गया। फिर आप चेन्नई में जब 10 साल रहोगे, फिर आपको चेन्नई में एक डिफरेंट कॉमन सेंस होगा। तो लोकल होता है कॉमन सेंस और टेम्पोरल होता है। फिर दिल्ली वाला आपको गलत लगेगा, फिर चेन्नई वाला सही लगेगा, फिर आप चेन्नई से फिर कोलकाता चले जाओगे तो फिर आप फिर चेंज हो जाएगा वो चीज़। करेक्ट। फिर सोशियोलॉजिकल नॉलेज इज यूनिवर्सल एंड जनरलाइजेशन। सोशियोलॉजिकल नॉलेज जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, अगर मैं दिल्ली के कॉर्नर पे बैठ के मनी लॉन्ड्रिंग पे फैक्ट्स निकाल लूँ, डेटा निकाल लूँ और उसका कंक्लूजन निकाल लूँ, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में वो चीज़ एप्लीकेबल होगा। ठीक है, यूनिवर्सल है ये, जनरलाइजेशन का कंसेप्ट आता है। कॉमन सेंस इज लोकल एंड टेम्पोरल। ठीक है, वी पुट ब्लेम्स ऑन इंडिविजुअल्स फॉर देयर फेलियर्स। ठीक है, हम इंडिविजुअल्स पे ब्लेम करते हैं उनके फेलियर्स के लिए कॉमन सेंस में। ठीक है, मान लो कोई इंसान फेल कर गया किसी भी चीज में, करियर वाइज, पर्सनल लाइफ में, तो हम उस इंडिविजुअल को ब्लेम करते हैं। बट सोशियोलॉजी क्या करता है, सोशियोलॉजिकल नॉलेज हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एक्सटर्नल फैक्टर्स कॉजिंग इन्फ्लुएंस ऑन इंडिविजुअल लाइफ। ठीक है, इसी को हम सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन बोलते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी का सुसाइड का न्यूज मिला कि किसी ने सुसाइड कमिट कर लिया, तो आप क्या बोलोगे कि आप यही बोलोगे कि उस इंसान का गलती है। पर जब आप सोशियोलॉजिकली देखोगे तो सोशियोलॉजी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड फाइंड द फैक्टर्स दैट लेड टू द सुसाइड ऑफ दिस पर्सन। उस इंसान को गलत नहीं ठहराएगा सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी सोसाइटी को गलत ठहराएगा। ठीक है, कॉमन सेंस में हम ये भी देखते हैं, वी डोंट हैव कैपेसिटी टू स्टडी डिफरेंट ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शनिंग। ठीक है, इंडिविजुअल्स डोंट क्वेश्चन कॉमन सेंस। आपको कॉमन सेंस को आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हो? कॉमन सेंस इज समथिंग यू इनेट। ठीक है, आपका वो मतलब आप वो नर्चर होते हो, आप कॉमन सेंस आपके ब्रेन को नर्चर करता है, आपके थॉट्स को नर्चर करता है, आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। ठीक है, कॉन्शियस को क्वेश्चन नहीं कर सकते हो आप। पर जब आप कोई कुछ डेटा कलेक्ट करोगे तो वो क्वेश्चनेबल होगा ही ऑफ कोर्स। तो सोशियोलॉजिस्ट इंक्वायर कॉमन सेंस। ठीक है, ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि रिलेशनशिप बिटवीन कॉमन सेंस सोशियोलॉजी में, हम सबसे पहले ऑपोजिशन तो देख लिए। ठीक है, रिलेशन का मतलब
ऑलवेज रिमेंबर कि इट्स नॉट जस्ट अपोजिशन, रिलेशन का मतलब अपोजिशन भी होगा, रिलेशन भी होगा। तो हमने अपोजिशन तो देख लिया, कॉमन सेंस वर्सेस सोशियोलॉजी। अब हम देखेंगे सोशियोलॉजिकल नॉलेज बिकम्स कॉमन सेंस विद टाइम। ठीक है, मान लो अब हम सोशियोलॉजिकली निकाल लिए कि कोई एक कंक्लूजन हम निकाल लिए सोशियोलॉजिकली, वो अब विद टाइम जब बीतेगा तो 10 साल बाद फिर वही कॉमन सेंस डेवलप हो जाएगा, फिर उस टाइम तक सोशियोलॉजिकली फिर कुछ और फैक्टर निकल जाएगा। समझ रहे हो? फिर कॉमन सेंस इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सोशियोलॉजी। मैंने यही बात बोला था कि ऑल्दो कॉमन सेंस एंड सोशियोलॉजी इज वेरी वेरी डिफरेंट, बट विदाउट कॉमन सेंस इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मूव अहेड इन द पाथ ऑफ सोशियोलॉजी। आपको पता, आपने कॉमन सेंसिकली सोचा कि क्राइम पुअर लोग करते हैं, फिर आप जाके देखें कि पुअर करता है कि नहीं करता है, ये हुआ सोशियोलॉजी। पर यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको कॉमन सेंस चाहिए ना, आप रैंडमली क्या चीज का रिसर्च करोगे? ठीक है, दैट्स द पॉइंट। फिर सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के बारे में सी राइट्स मील्स जो है उन्होंने लिखा है कि एन एबिलिटी टू एक्सप्रेस सोशल फोर्सेस गवर्निंग इंडिविजुअल्स लाइफ। ठीक है, जो जो सोशल फोर्सेस है, सोसाइटी, सोशियोलॉजी विल समहाउ और अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्राई टू स्टडी द सोशल फोर्सेस बिहाइंड ऑल द सोशल फिनोमेनन। ठीक है, सोशियोलॉजी इज ऑलवेज से कि कुछ ना कुछ तो सोसाइटी में ही फैक्टर है जिसकी वजह से कोई भी सोशल फिनोमेना हो रहा है। ठीक है, ही डिस्क्राइब टू की टर्म्स, पर्सनल इशू और पब्लिक इशू। सी राइट मिल्स का बात हो रहा है। पर्सनल इशू में को बायोग्राफी बोलता है, वो पब्लिक इशू को हिस्ट्री बोलता है। पर्सनल इशू में होता है कि सुसाइड ऑफ इंडिविजुअल, और पब्लिक इशू क्या होता है? सुसाइड रेट राइजिंग। ठीक है, पर्सनल इशू में क्या होगा? डिवोर्स ऑफ इंडिविजुअल। पब्लिक इशू में क्या होगा? डिवोर्स रेट राइजिंग। पर्सनल इशू में क्या होगा? क्राइम ऑफ इंडिविजुअल। पब्लिक इशू में क्या होगा? क्राइम रेट राइजिंग। समझ रहे हो आप? दो चीज अलग अलग हो रहा है। ठीक है, ओके इसके बाद इसका अगर हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन में क्या है कि यूरोप वाज द फर्स्ट एंड ओनली प्लेस वेयर मॉडर्निटी इमर्ज। मैंने ये चीज और कमेंट लिखा हुआ लास्ट में 2021 का 10 मार्क्स का। मैंने आपको ये चीज बोला था कि जैसे हम जो यूरोप इज नॉट द ओनली प्लेस, करेक्ट, और मॉडर्निटी भी यूपीएससी अगर पूछेगा तो हमेशा चाहेगा कि इंडिया से लिंक करके कुछ पूछे। ठीक है, आफ्टर ऑल आप ऑफिसर इंडिया का बनने वाले हो ना, तो दैट्स हाउ इट इज। फिर हम जैसे कि हमारा स्ट्रेटेजी था, जैसे ही हमें क्वेश्चन मिलेगा मास्टर कीवर्ड को आइडेंटिफाई करेंगे। यूरोप वाज द फर्स्ट एंड ओनली प्लेस वेयर मॉडर्निटी, मॉडर्निटी हमें मिल गया मास्टर कीवर्ड, और यूरोप है सेकेंडरी कीवर्ड। ठीक है, फर्स्ट एंड ओनली प्लेस आर आल्सो सेकेंडरी कीवर्ड्स। ठीक है, तो मॉडर्निटी को लेकर हम कंसर्न है अभी। ठीक है, तो सबसे पहले मॉडर्निटी का डेफिनेशन लिख देंगे। मॉडर्निटी इज अ वैल्यू सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रेट्स लाइक इंडिविजुअलिज्म, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, फ्री मार्केट, साइंस एंड टेक। बस क्लियर, एकदम सिंपल सी डेफिनेशन, कुछ याद नहीं करना है इसमें, सीधा सीधा लिखो मॉडर्निटी इज अ वैल्यू सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रेट्स लाइक इंडिविजुअलिज्म। हम मैंने बोला था कि रिलीजियन से हटके इंडिविजुअलिज्म में आ गए, इक्वालिटी पे आ गए, डेमोक्रेसी पे आ गए, फ्री मार्केट पे आ गए, साइंस एंड टेक पे आ गए। सिंपल सी डेफिनेशन हो गया मॉडर्निटी का। उसके बाद हम सीधा देखेंगे इमर्जेंस ऑफ मॉडर्निटी इन यूरोप, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना यूरोप वाज द फर्स्ट एंड ओनली प्लेस। ठीक है, तो वो तो बात तो सही है, पर उसको हम जस्टिफाई करेंगे कि नहीं ओनली प्लेस नहीं है, या फिर है, वो हम बाद में डिफाइन करेंगे ना, जस्टिस करेंगे। हो भी तो सकता था कि हाँ ओनली प्लेस ही है, पर हम वो बाद में फर्दर डेवलप करेंगे। पहले तो हम यही लिख देते कि इमरजेंस ऑफ मॉडर्निटी यूरोप में तो वही होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे इंटेलेक्चुअल फोर्सेज अ मेजर रोल टू प्ले। ठीक है, इंटेलेक्चुअल फोर्सेज हम लिख देंगे ऐसे करके एक डायग्राम बना के कि रेनेसांस, साइंटिफिक रिवोल्यूशन, एनलाइटनमेंट, फ्रेंच रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ये सब इंटेलेक्चुअल फोर्सेज था जो मॉडर्निटी लाया यूरोप में। फिर हम डालेंगे अपना सब हेडिंग कि इज यूरोप द फर्स्ट एंड ओनली प्लेस। फिर हम लिखेंगे मॉडर्निटी इज एज अ वैल्यू सिस्टम इज ऑफ वेरिड नेचर एंड नॉट होमोजीनियस। मैंने यही चीज बताया कि मॉडर्निटी यूरोप में कुछ है, इंडिया में कुछ है, रशिया में कुछ है, चाइना में कुछ है, साउथ ईस्ट एशिया में कुछ है, तो इट कांट बी होमोजेनस, करेक्ट, इट इज हेटेरोजेनस। And to believe that Europe is the only place where modernity emerged would be equal to colonization of modernity। आपको ऐसे थोड़े सुंदर करके लिखना होगा कि मजा आ जाए पढ़ के और कन्वे भी हो जाए शॉर्ट में। ठीक है, फिर आप मल्टीपल मॉडर्निटी का कंसेप्ट डालो। ठीक है, कि एस एन आइंस्टाइन, ये हमने पढ़ा अभी कि डिस्क्राइब मल्टीपल मॉडर्निटीज। इंडियन मॉडर्निटी क्या था, भूटानीज मॉडर्निटी क्या था, फिर डिपेंडेंट मॉडर्निटी ऑफ लैटिन अमेरिका। फिर ऐसे करके आप 3-4 पॉइंट डालो और फिर कंक्लूजन लिखना बहुत मैंडेटरी है। अगर आप कंक्लूड नहीं करोगे ना तो वो आंसर कंप्लीट नहीं लगेगा, चाहे आप कितना भी अच्छा पॉइंट लिखो। तो टू कंक्लूड मॉडर्निटी इज नॉट यूरोपियन, रादर यूनिवर्सल फिनोमेना, इट ट्रांसफॉर्म्स इन डिफरेंट सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो मॉडर्निटी इज नॉट यूरोपियन कंसेप्ट, मॉडर्निटी यूरोप में हुआ था, ठीक है, बट इट्स नॉट यूरोपियन, रादर यूनिवर्सल फिनोमेना। ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्म्स इन डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट। अगर आप एक चीज नोटिस करोगे कि यही कंक्लूजन था उस क्वेश्चन का आंसर, पर पर क्योंकि 30 वर्ड में नहीं लिखना है आंसर, इसीलिए हम 120 वर्ड और लिखे 150 वर्ड में, 30 वर्ड में ही हम आंसर दिए। यही चीज तो पूछा था एग्जामिनर ने कि इज यूरोप
द फर्स्ट एंड ओनली प्लेस वेयर मॉडर्निटी इमर्ज, हम वही लिखे, नो मॉडर्निटी इज नॉट यूरोपियन रादर यूनिवर्सल फिनोमेनन, इट ट्रांसफॉर्म्स इन डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्ट। इतना ही लिख के तो बात खत्म हो सकता था, पर क्योंकि हमें 150 वर्ड लिख के पेज भरना है तो हम वहां पे उतना सारा बकवास किए। मुद्दे की बात तो बस इतना ही था। तो हम कंक्लूजन में वही चीज को जो एग्जैक्ट क्वेश्चन में पूछेगा, वही चीज को हम एग्जैक्ट छोटे में आंसर लिखेंगे, समझो कि यही आंसर है। ठीक है, और यहाँ पे आप तरह तरह की चीजें लिखो जो भी आपके पास कंटेंट अवेलेबिलिटी है। एक और अगर हम लोग क्वेश्चन देखें कि फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ग्रोइंग मल्टीडिसिप्लिनरिटी, हाउ डू यू रिलेट सोशियो विद अदर सोशल साइंसेस, 2021 का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का। ठीक है, अब यूपीएससी ऐसे नहीं पूछेगा कि सोशियोलॉजी और हिस्ट्री का डिफरेंस बता दो, इसीलिए हमने इंटरडिसिप्लिनरी पर रखा है। ठीक है, ऑब्वियसली हमें पीवाईक्यू से हिंट मिलता है हमें क्या करना है नहीं करना है। ठीक है, और पीवाईक्यू हम सारा लिखेंगे बैठ के। सोशियो के लिए टेस्ट सीरीज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सारा पीवाईक्यू लिखो बैठ के, जो कि हम प्रीलिम्स के बाद जो 80 दिन मिलेगा उसमें इजीली कर लेंगे। बस हम कंटेंट से सॉर्टेड हो कि हम बस एक दिन में पूरा सोशियो रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरिटी इज कंबाइनिंग। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन था कि फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ग्रोइंग मल्टी डिसिप्लिन, आपको मास्टर कीवर्ड मिल गया कि मल्टी डिसिप्लिनरिटी हमें देखना है। हाउ डू यू रिलेट सोशियो विद अदर सोशल साइंसेस। ठीक है, तो मल्टी डिसिप्लिनरिटी इज कंबाइनिंग टू और मोर डिसिप्लिन विदाउट नेसेसरीली इंटीग्रेटिंग। ये चीज मैंने बताया था, आपको याद है कि इंटर डिसिप्लिनरी में हमें दो ही डिसिप्लिन को हमें इंटीग्रेट करना है, पर इसमें कंबाइन टू और मोर को विदाउट नेसेसरीली इंटीग्रेटिंग वन विद द अदर। यही तो चीज था मॉडर्निटी, तो मल्टी डिसिप्लिनरी, सॉरी, तो मल्टी डिसिप्लिनरी हम डेफिनेशन लिख दिए। फिर हम जाएंगे कि हाउ सोशियोलॉजी इज रिलेटेड विद अदर सोशल साइंसेस, इसमें हम लिख देंगे सोशियो रिलेटेड पॉलिटिक्स साइंस, सोशियो रिलेटेड विद एंथ्रो। ये मैंने अभी लिखा नहीं, मुझे आलस आ गया कि हाँ ठीक है समझ गया ब्रॉडली। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी रिलेशन हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे सोशियोलॉजी हैज इंटीग्रेटेड रिलेशन नॉट जस्ट विद वन ऑफ द अदर सोशल साइंसेस, रादर इट शेयर्स हार्मोनियस रिलेशन टू ऑल सोशल साइंसेस। ठीक है, तो हम मल्टी डिसिप्लिनरी यही दिखाएंगे मल्टी डिसिप्लिनरिटी में कि हम सोशियोलॉजी बस एक डिसिप्लिन से, एक दूसरा अदर सोशल डिसिप्लिन से नहीं वो कंसर्न है, वो सबके साथ हार्मोनियस रिलेशन रखता है। और क्लाइमेट चेंज वाला अपना वही फिक्स्ड। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी ये तो शायद ही पूछे कि पॉवर्टी पे बताओ मल्टी डिसिप्लिनरिटी, अगर वो भी पूछेगा तो हम वो भी कर सकते हैं वहीं पे बैठे बैठे एग्जाम हॉल में। पर अगर हमको एक चीज का पता है तो हम वो चीज इजीली कर सकते हैं। पॉवर्टी में आप सोचो ना, अभी अभी चलो एक्टिव रिकॉल करते हो विदाउट एनी प्रिपरेशन। पॉवर्टी आया, इकोनॉमी में क्या लिखोगे कि पॉवर्टी लाइन हम करेंगे, कैसे पॉवर्टी को एलिविएट कर सकते हैं, ये सब इकोनॉमी बात करेगा। पॉलिटिकली हम देखेंगे पॉलिटिकली क्या रोल है पॉलिटिका, इन्वायरमेंट में देखेंगे कि रूरल और अर्बन से क्या हो रहा है। समझ रहे हो, इजीली हो जाएगा वो चीज। और अगर यूपीएससी नहीं पूछा स्पेसिफिकली कि पॉवर्टी का बताओ या क्लाइमेट चेंज का बताओ, तो हम अपना क्लाइमेट चेंज फिक्स रट लेंगे, या फिर आपको पॉवर्टी रटना पॉवर्टी रट लो। ठीक है, 10 बार एक चीज पढ़ लोगे ना तो वो फाइनल हो जाएगा, 10 बार भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, इतना बेसिक चीज है, कॉमन सेंसिकली है। तो वी आर डन विद दिस, एंड आई होप कि मुझे ये वीडियो प्रीलिम्स के बाद बहुत काम आएगा, एंड टच वुड प्रीलिम्स हो जाए। फिर हम मतलब एक दिन में मैं जैसे ये वीडियो मैं देख पा रहा हूँ 45 मिनट्स का बना है, जिसमें से 10 मिनट तो मैंने बकवास ही किया है। तो मोस्टली आधा घंटा का अगर हर एक यूनिट हो, कुछ यूनिट बड़े भी हैं, तो 30 मिनट्स अगर मान के चले सारा यूनिट हो, और 10 यूनिट अगर है लगभग। ठीक है, देख लेते हैं एक बार कितना यूनिट है यहाँ पे। जैसे कि हमारा 10 यूनिट है, ठीक है, तो 10 यूनिट और 300 मिनट्स का बन जाएगा। ठीक है, 300 मिनट्स में हम पूरा पेपर वन रिवाइज कर सकते हैं विथ शॉर्ट नोट्स रेडी, और सीधा हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं एग्जाम हॉल में, साथ में पीवाईक्यू भी डिस्कस हो जा रहा है। ठीक है, एंड इट टेक्स मी अराउंड 4 to 5 आवर्स पर डे। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, टाइम तो लगता ही है ये चीज करने में। ठीक है, क्योंकि एकदम एग्जाम रेडी बनाना है। तो ठीक है, यूनिट वन हमारा हो गया, एंड लेट्स सी कि मैं नेक्स्ट यूनिट कब पोस्ट कर पाता हूँ। आई नो कमिटमेंट्स फ्रॉम माय साइड, क्योंकि ये तो लास्ट में ही काम आएगा। अभी बस एक बार शॉर्ट नोट रेडी करके रख दूंगा तो सॉल्व हो जाएगा। चलो, विदाउट फर्दर मतलब एक्सटेंडिंग द वीडियो, ठीक है, लेट दैट इज इट फॉर टुडे, कीप स्माइलिंग।